ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था? जैसे हम लोगों ने कूलम्स लॉ तक पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था आपका यूनिट ऑफ चार्जेस, ठीक है। मतलब यूनिट कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि यूनिट नहीं निकाल पाते क्योंकि उन्हें 10th 11th या 9th में ऐसा कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं उनको कि नहीं सिखाया जाता है। तो आज बहुत ही सिंपल सा है यूनिट निकालने का तरीका, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। आज हम यहाँ पे प्रूव कर दे रहे हैं इस चीज़ को। सबसे पहले हम लोगों ने एक फॉर्मूला तैयार किया था, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R²। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई होगी क्योंकि Q1 और Q2 क्या है, एक चार्ज है, सब जानते हैं। उसके बाद R² क्या है, इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, हाँ ये चीज़ आप लिख लीजिए, शायद उसमें छूट गया पीछे अभी। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा एक बात और, ये जानते हैं ये जो नॉट वाला सिंबल है ना, ये दिखाता है स्पेस को यानी वैक्यूम को। इसी में यदि एप्सिलॉन m आ जाएगा, जैसे मान लीजिए सपोज है इसके एप्सिलॉन m आ जाएगा, तो ये हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक। और यहाँ पर एप्सिलॉन r, देखिए घबराइएगा मत, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एप्सिलॉन r आ जाएगा तो वो हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी, जिसमें हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट का और एप्सिलॉन m का। तो डस्टर कहाँ गया? 1 सेकेंड प्लीज। ओके, मतलब डस्टर इन द सेंस हैंकी की बात हो रही थी, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे अभी इन दोनों से मतलब नहीं, क्योंकि ये दोनों हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक देखते हैं, ये फ्री स्पेस, एक्चुअली ना ये बोर्ड पे लिखना थोड़ा सा स्पेस कम होना, इसी वजह से परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। ये फ्री स्पेस तो बोला है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम स्पेस है मेरे कैमरे और बोर्ड के बीच में, ठीक है। इसके बाद हटाते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे देखे थे, ठीक है। F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R²। हमें जो यूनिट निकालना है वो किसके लिए यूनिट निकालना है, तो यूनिट हमें निकालना है एप्सिलॉन नॉट का। ध्यान से देखिएगा। तो अब छोटा सा हम लोग जो बचपन में पढ़ते थे मैथ्स के फॉर्मूले को, उसको देखते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, अब आप सपोज कीजिए कि ये 4 कहाँ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट यदि यहाँ आएगा तो F नीचे आ जाएगा, 1/4 कैपिटल F Q1 Q2 R²। ये यहाँ तक करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई? एप्सिलॉन नॉट ऊपर F नीचे, ये सभी चीजें आती होंगी आप लोगों को। उसके बाद देखो 1/4 क्या है, ये तो ऐसे ही कांस्टेंट टर्म है, इसकी तो यूनिट होगी नहीं, ठीक है। F की यूनिट होगी 1/न्यूटन। Q होगा आपका कुलम, क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलम होती है। और R जो होगा वो आपका R इज द लेंथ, दैट मीन्स इट्स यूनिट इज मीटर²। वेरी गुड। उसके बाद इस यूनिट को पूरा लिख लेते हैं यहाँ पे। अब ये न्यूटन नीचे है, ऊपर जाएगा तो पर न्यूटन, कुलम 2 बार है, कुलम स्क्वायर और पर मीटर²। वेरी सिंपल। तो ये आपका यूनिट हो गया। इसको आप स्टार इक्वेशन बना के A B C, ये आपका काम है कि आप इसको क्या सपोज करते हैं। तो ये किसकी यूनिट हो गई, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो गई। क्लियर है यहाँ तक? अब कहीं कहीं क्या करता है कि डायमेंशन पूछ देता है, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे कि डायमेंशन कैसे। तो ये तो मान लीजिए यूनिट हो गई, यहाँ पे मैंने हेडिंग भी वैसे दे दिया है, साफ थोड़ा दे देते हैं, यूनिट। ओके, यूनिट एंड डायमेंशन। अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, डायमेंशन, ठीक, डायमेंशन। अब डायमेंशन कैसे निकालेंगे, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ये आपके 11th में है। 11th में क्या कीजिएगा आप लोग ना कि शुरू से लेके एनसीईआरटी के बुक के पीछे में शुरू से लेके लगभग नहीं कुछ तो 20 या 25 डायमेंशनल फॉर्मूला एक लाइन से याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये न्यूटन दिया है ना फोर्स का, तो कि फोर्स का क्या होता है ML/T-2, ये तो याद है, ठीक है, या याद कर लीजिएगा। फोर्स का होता है ML/T-2। Q का क्या होता है A फॉर एम्पियर, T फॉर टाइम, A फॉर एम्पियर, T फॉर टाइम, एंड R इज द लेंथ, तो लेंथ का क्या होता है L²। वेरी सिंपल। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। M ऊपर से, देखिए ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप आप क्या करेंगे कि आप अपने से करेंगे। मतलब
उसमें ही कर देंगे, जैसे माना उसको एलोबरेट करने की स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, आप माइंड में ही कर लीजिए। m ऊपर कर दीजिए, m टू द पावर -1, उसके बाद आपका l बचता है यहाँ और l यहाँ, तो दैट मीन्स l क्यूब, ये अपॉन में जाएगा, तो या तो आप ऊपर ले जाइए डायरेक्ट l माइनस क्यूब, a आपका हो गया a स्क्वायर और t। अब देखिए t -2 यहाँ भी है और t2 यहाँ भी है, तो यदि यहाँ पे हम लिखते हैं t स्क्वायर और t -2, ठीक है, ये -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 क्लियर, इसलिए मैंने -2 लिखा था ध्यान से। अब ये क्या हो जाएगा t टू द पावर 4। अब यहाँ पर हम लोग पूरा जो भी इसका डायमेंशनल है, डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा बिग ब्रैकेट में होता है, m मिडिल ब्रैकेट में m -1 l -3 a स्क्वायर t टू द पावर 4, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। ये यूनिट हो गया, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, एप्सिलॉन नॉट का, मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का, क्लियर है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट हमारे आंख के सामने है, ठीक है। और ये वहाँ मतलब कुलम्स लॉ पढ़ ली, कुलम्स लॉ के बाद की टॉपिक है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी, तो हम लोग पढ़ेंगे कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया होगा। देखिए ऐसा है कि ना इसको लिखने, ठीक है, चाहते हो जिसका स्पीड अच्छा हो वो लिख ले, नहीं यदि हो तो मैं एकदम साइड में खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद आप अपना नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। वैसे नहीं भी बनाएंगे तो आपको PDF जनरेट कर दी जाएगी, मतलब आपके टेलीग्राम चैनल पे, तो उसका कोई इशू नहीं है। तो इतना समझो, मैं रेस कर दे रहा हूँ, ठीक है, ओके। देखिए बहुत ही बेसिक से लेके चल रहे हैं, ये भी बात याद रखिएगा कि बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, कोई ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है हम लोगों को, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इसी में और बहुत सारी बातें पता चलेंगी नई नई, क्योंकि भाई फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स क्या है ना कि ये एक पूरे के पूरे अपने आपके रियल लाइफ पे डिपेंड करता है कि आपका लाइफ कैसे चल रहा है, तो आपके लाइफ से आप उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है और मैं रियल लाइफ का एग्जाम्पल लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ, चाहे वो मैं यहाँ पढ़ाऊँ ऑनलाइन में, चाहे मैं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाऊँ, कहीं भी पढ़ाऊँ, मैं रियल लाइफ का एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास एक टॉपिक अब बचता है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओके। ये ऊपर मिटा दे रहे हैं यार, ऊपर का ना कोई काम हमें समझ में नहीं आता है, फालतू ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। सबको पता चल चुका है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है टॉपिक, ठीक है। कुलम्स लॉ इन वेक्टर, इसका ये जैसे ही नाम आता है ना तो इसके सबसे पहले आपके पास फोटो याद होनी चाहिए, मतलब इसका पिक्टोरियल डायग्राम, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक फिगर में कैसे 3 डायमेंशनल फिगर होगा, याद रखिएगा। बीच में पहले ओरिजिन बनाएंगे, एक एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस हो गया और एक जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। ये आपका एक्स हो गया, ये वाई है और ये जेड एक्सिस है। बीच में हमेशा क्या होता है, ओरिजिन होता है। हम लोग फिर 2 पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, जिस पे पॉइंट ए पे Q1 चार्ज है और पॉइंट बी पे Q2 चार्ज है। अब सपोज कीजिए कि ये Q1 चार्ज Q2 चार्ज पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो ये फोर्स किधर की तरफ लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स F12। अभी मैं फिगर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिगर को वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगा इस वाले साइड पे अभी थोड़ी देर के बाद, ठीक। अब ये Q2 है, ये Q1 पे फोर्स लगा रहा है, उस डायरेक्शन लगाएगा F21। याद रखिएगा कि सबसे पहले F21 यानी 2 लगा रहा है किस पे, 1 पे, और ये F12 यानी 1 लगा रहा है किस पे, 2 पे। अब ये O है तो OA, अब OA यानी कि Q1 चार्ज तक हमारा एक पोजीशन वेक्टर होगा, यानी ये R1 और Q2 पे R2, ठीक है। तो एक रिजल्टेंट भी तो होना चाहिए इन दोनों के बीच का, ठीक है, जहां से लीड करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये चार्ज है, चार्ज Q1 से Q2 तक यदि लीड कर रहा है तो इसका एक पोजीशन वेक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखते हैं, एरो बना देंगे इधर और R12, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन होता है, मैंने बहुत सारा फेस किया ऐसा क्वेश्चन, कि वो पूछते हैं कि सर R12 इसी डायरेक्शन में क्यों है, क्या हम लोग R21 नहीं ले सकते? हाँ ले सकते हैं, लेकिन एक ही फिगर में कैसे ले लेंगे, बात ये भी तो, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो जब ये वाला फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा R12 पे, तो हम लोग सेकंड फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। हम लोग को यही तो प्रूफ करना है, हम लोग को इसमें मेनली क्या प्रूफ करना है मैं ये बता दे रहा हूँ।
इसमें मेनली ये प्रूफ करना है कि किसके थ्रू, सबसे पहले प्रूफ क्या करना है कि F21 और F12 क्या है, आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है, पहले ये। सेकंड में हमें प्रूफ करना है किसके थ्रू प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ करना है पोजीशन वेक्टर के थ्रू, यानी R12 जो है वो ठीक अपोजिट होता है R21 का, R12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R21, ये चीज हमें प्रूफ करना है। तो ये पहला फिगर है, आपको फिगर बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसको अपने कॉपी में ड्रॉ भी कर लीजिए, क्योंकि इसी बेसिस पे हम लोग अभी आगे इसका जो भी इक्वेशन होगा वो हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर है? तो आपके पास एक फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, ये हमेशा यूज होगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रट लीजिएगा एकदम, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये एक जनरल फॉर्मूला है, ये आपके पास हमेशा यूज होता रहेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि फ़ैन नहीं है, पता है, फ़ैन लगवा लिया जाएगा जल्दी ही। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ से अब अगला स्टेप अपना करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, OA। OA क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 और ब्रैकेट में लिख देंगे R, ठीक। OB क्या है आपका? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 ब्रैकेट में लिख देंगे R2। ओके, अब हमारे पास आता है पूरा एक रिजल्टेंट, दैट मीन्स AB। AB क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ लीडिंग Q1 टू Q2। ये पोजीशन वेक्टर नहीं, यहाँ पे सीधा लिख देंगे कि वेक्टर ऑफ लीडिंग Q1 टू Q2। ओ सॉरी, नॉट Q0 लिखने की आदत हुई है, Q0, अच्छा ये भी बता दें, चलिए नाम आ गया। Q0 क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव को पॉजिटिव ऐसे लिख देते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ओके, वो आ गया था इसलिए बता दिए, ठीक है। वेक्टर ऑफ लीडिंग Q1 टू Q2, यानी Q1 से Q2 तक वेक्टर यदि लीड कर रही है तो वो आपका AB के टर्म में आएगा, और AB में है क्या हमारे पास, तो R12। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अगला स्टेप कर सकता हूँ, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि जब भी ऐसा कुछ आए R12, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है ना कि फाइनल माइनस इनिशियल, बात समझ में आ रहा है? तो वो फाइनल माइनस इनिशियल, जैसे R12 वेक्टर में है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R2 माइनस R1। क्लियर? और यदि यही चीज आपका R21 होता तो ये हो जाता R1 माइनस R2, बिकॉज जो सेकंड टर्म पे लिखा हुआ है वो आपका फाइनल पोजीशन है, जो फर्स्ट टर्म पे लिखा है वो आपका इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन का मतलब होता है जहां से स्टार्ट होता है, फाइनल पोजीशन का मतलब होता है जहां पर खत्म होता है। तो हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। तो ये मेरा रफ वर्क है, इसको मैं मिटा रहा हूं यहाँ से। यहाँ पे हम लोग वही चीज यहाँ पे लिखने वाले हैं, क्योंकि R12 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1। क्लियर? उसके बाद सिमिलरली BA वेक्टर लीडिंग, यही चीज रहेगा। अब देखिए यहाँ पे वेक्टर ऑफ लीडिंग Q2 टू Q1, ठीक है। अब अगला स्टेप कहाँ करूँ भाई, यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये ठीक। इसका अगला स्टेप वहाँ होने वाला है। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, मैं पोजीशन चेंज कर दूंगा अपना भी, ठीक। हाँ, BA था ना, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे R12 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R21, बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शन उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2। क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। इक्वेशन बनाना चाहे इक्वेशन बना लें, इसको आप इक्वेशन 1 बना दीजिए, इसको आप इक्वेशन 2 बना दीजिए। अब यहाँ पर पहले तो वेक्टर, सबसे पहले क्या करते हैं ना कि वेक्टर जितना भी दिया हुआ है, यानी कि ये जो R फॉर्म में दिया है, यानी पोजीशन वेक्टर के टर्म है, इसको हम लोग वो कर लेते हैं, मतलब पूरी तरह से समझ लेते हैं। अब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का जनरल फॉर्मूला होता है, यदि आपका यूनिट वेक्टर A दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है वेक्टर ऑफ A अपॉन में मॉड ऑफ A। ये फॉर्मूला है, इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ R12, यहाँ पर क्या लिखेंगे, R12 वेक्टर अपॉन में। अच्छा, अब आप बहुत सारे बच्चे से कहेंगे कि सर ये मॉड में क्यों नहीं लिखा आपने, ठीक है। मॉड का यूज क्यों होता है,
मॉड यूज किया जाता है निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, बट यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ही दी हुई है, इसीलिए यहाँ पे मॉड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये एक टाइप का हमारे पास फॉर्मूला है, तो ये हमारे पास एक यूनिट वेक्टर हो गया। अब सिमिलरली इसी का यूनिट वेक्टर दूसरा लिखेंगे R21 यूनिट वेक्टर में, तो ये हो जाएगा आपका R21 वेक्टर में और R21 मॉड में, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ R2। ओके, ये यहाँ तक इतने फॉर्मूले, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको ना राइट भी कर सकते हैं। जब आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप इसको अच्छे से राइट भी कर सकते हैं और सब कुछ क्लियर दिख भी रहा है, सही है। मैं थोड़ा कैमरा सेट कर दूँ, ठीक है। अब इसको मैं रेस कर दे रहा हूँ, ठीक है। हम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। फिगर रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि फिगर का बहुत सारा काम पड़ने वाला है। अब देखिए, हमने अभी तक जहाँ तक भी अभी स्टडी किया था, हम लोगों ने पूरा का पूरा पोजीशन वेक्टर क्लियर कर लिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये बहुत ज़्यादा हिलने लगता है कभी कभी कैमरा मेरा, तो उसका इशू नहीं है। तो हम लोग कहाँ तक पढ़ते थे, वेक्टर वाला पूरा देख लिए थे। अब इसके बाद हम लोग फिर से एक नया देखते हैं। वेक्टर वाला पूरा जितना भी था वो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग फोर्स लेके चलना है, ठीक है। तो F हम लोग सबसे पहले 21 लिख लेते हैं, 21 F12। वेक्टर लगाना मत भूलिएगा, वेक्टर लगा दीजिएगा। F21 का मतलब क्या है कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। 1 पर 2 की वजह से लग रहा है, 2 पर 1 की वजह से लग रहा है, क्लियर है। उसके बाद अब ये दोनों तो हमारे पास टर्म हो गया। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है 21, क्योंकि जो हमारा पोजीशन वेक्टर ना वो अलोंग ए भी बढ़ रहा है, तो हम लोग को 21 निकालना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे F21, यहाँ पे लिख देते हैं फाइंड F21 along AB। अब AB में कौन सा पोजीशन वेक्टर यूज हुआ है, AB में यूज हुआ है R12, ठीक। अब हम लोग को फॉर्मूला याद है, क्या याद है, F21 फोर्स कोई भी हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में AB का स्क्वायर, क्योंकि R स्क्वायर होता है तो R ये डिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पर यूनिट वेक्टर लगाना नहीं भूलेंगे, R12 का यूनिट वेक्टर, ठीक। अब इसका टर्म मुझे यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। ये इस वाले पेज पे है, नेक्स्ट वाले पेज पे याद रखिएगा। इसका स्टेप यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे स्टार्ट होगा, F21 इस साइड में लिखना बड़ा प्रॉब्लम होता है। F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में। अब AB, अब यहाँ पे ध्यान से देखने की जरूरत है। पिछले वाले टर्म में मैंने बताया है कि R12 की वैल्यू को कैसे लिखते हैं। तो R12 की वैल्यू हमारे पास थी R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, पोजीशन वेक्टर R, पोजीशन वेक्टर का भी फॉर्मूला बताया गया है। तो पोजीशन वेक्टर R12 का क्या होगा, R12 वेक्टर के फॉर्म में, और नीचे हो जाएगा R12, क्लियर है। आप चाहें, मतलब ये आपकी इच्छा है, यदि आप चाहें तो इसको आप R12 भी रहने दे सकते हैं, जैसे R12 है तो यहाँ पे R12 रहेगा, कोई इशू नहीं है। या आप इसको चेंज कर दीजिए, इसको चेंज कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R2 माइनस R1 का होल क्यूब। अब ये मत पूछिएगा कि ये होल क्यूब कैसे हो गया, होल क्यूब ऐसे हो गया कि ये वाला जो टर्म था ये आपका चेंज हो गया R2 माइनस R1 में। तो जब ये R2 माइनस R1 और R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर और ये सिंगल, तो ये दोनों जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा, R क्यूब हो जाएगा, और ये आपके पास R12 का वेक्टर। F21 की वैल्यू ये आ गई। बात क्लियर है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये आपका जितना भी टर्म है ये आपका फोर्स के लिए है, मतलब कि फोर्स ऑफ
F21 के लिए है, यानी कि अलोंग ए बी के अलोंग में जो भी फोर्स लग रहा है, और फोर्स 21 की वैल्यू क्या होती है, मतलब क्या होता है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, Q2 पर Q1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में निकालेंगे। नेक्स्ट स्टेप बड़ा ही सिमिलर होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा करना नहीं होगा, सारी कहानी हमें पता है, बस खाली फॉर्मूले में वैल्यू रख के पुट करके उसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, मतलब अलग अलग कर देना है। डिफ्रेंशिएट का यहाँ मैथ वाला टर्म नहीं ले लेना, अलग अलग कर देना। तो अब हम लोग को निकालना है Q2 की वजह से जो Q1 पे लग रहा है, यानी फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, यानी F12 की वैल्यू। तो नाउ वी फाइंड कितना गंदा राइटिंग हो गया, F12, ठीक है, F12 की वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ वहाँ पे, पसीना कितना है मेरे को, एक मिनट। ये मेरा कैमरा हिलता बहुत है, मतलब कि ना, क्योंकि मैंने इसको जुगाड़ से बनाया, मतलब फिजिक्स लगा के बनाया, ठीक है। ये आपका F21 की वैल्यू है, याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं इसको रेज कर दे रहा हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, मैंने लिखा था ना कि नाउ फाइंड F12 Q1, ओ सॉरी Q, यार यहाँ पे 1 लिखो, ठीक। अब हम लोग को फाइंड करना है F12। यहाँ पर देखिए, लिखने के लिए क्या होगा कि मतलब पहले तो हमें सारी चीज़ें प्रूफ हो चुकी हैं, अब हमें लास्ट टर्म करना है, जितना भी अभी आप जब ये पूरा एक साथ कॉपी में लिखेंगे ना, तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ यार, ये मतलब स्टेप बाय स्टेप वैसे ही चल रहा है। अब यहाँ पे क्या लिखना है कि सिमिलरली यहाँ पर क्या चीज़ होने वाला है कि F12 की वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो किसके अलोंग निकलेगी, F12 BA के अकॉर्डिंग निकलेगी, अलोंग BA या R21। अब क्या कीजिएगा कि पहला स्टेप देखिएगा, वहाँ पर ये चीज़ मैंने मेंशन किया हुआ है कि BA जो है वो R21 के बराबर होगा। अब यहाँ पर वेरी सिंपल, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में किसका, R12। अब ये क्वेश्चन मत कीजिएगा हमसे कि R12 क्यों है, क्योंकि हमारा जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो हमेशा R12 ही होगा, क्योंकि हमने R12 ही ले रखा है, तो R12। लेकिन यहाँ पर पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगा, तो पोजीशन वेक्टर यहाँ पे हो जाएगा R21, ठीक। इसमें हमें ज़्यादा काम नहीं करना है। काम क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमने पहले ही सारा काम कर चुका है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, ये यहाँ से करते हैं, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में, ये R12 है ना, ठीक है, R12 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर R2 है ना, यदि मैंने पहले बताया था कि R21, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ कि R12 इज ऑफ निगेटिव ऑफ R21। यदि हम लोग यहाँ पर R21 को चेंज करना चाहें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं निगेटिव ऑफ R12। वेक्टर लगाना मत भूलिएगा। तो इसको मैं यहाँ पर छोटे से मैं इसको लिख दे रहा हूँ, R12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें याद रहें, और यहाँ से ये चीज़ें हटा दी जाएँ ताकि मुझे जगह मिले और मैं यहाँ पे आपको बता पाऊँ। अब देखिए F12 इज इक्वल टू, अब ये माइनस है तो माइनस पूरा लग जाएगा, माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 या R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। ये आपका निगेटिव है, निगेटिव आगे जा चुका है, R12 है, R12 की वैल्यू क्या होती है, R12। वैसे ये पोजीशन वेक्टर था ना, इसको पोजीशन वेक्टर बनाइए, इसको भी पोजीशन वेक्टर बनाइए, यही दोनों तुम्हारी ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी R12 और अपॉन में आ जाएगा आपके पास R12, ठीक। ये आपके मॉड में है, मॉड में चाहे तो ले भी सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये R12 है, इसका भी वैल्यू यही होगा, R2 माइनस R1, तो यहाँ पे ये क्यूब हो जाएगा। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा, इस निगेटिव को यदि छोड़ दिया जाए, इस निगेटिव को छिपा दिया जाए, तो ये जो पूरा टर्म है
ये पूरा टर्म ये किसके इक्वल है, F21 के। अब आप मैच कीजिएगा, F21 के इक्वल है, तो यहाँ पर हम लोग ये चीज पुट कर सकते हैं कि F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। बस देखिए ये बात हमें सिंपली प्रूफ करनी थी, क्लियर है। अब थोड़ा सा यदि डिटेल में जाते हैं, मतलब थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करिए। ये जो तुम्हारे सिंपली प्रूफ करनी थी, बोर्ड एग्जाम आया, बोर्ड एग्जाम में हुआ, आप अपना पुट कर दिए, ठीक। अब आईआईटी की बात करें, नीट की बात करें, इन दोनों एग्जाम्स की बात करें, तो इन दोनों एग्जाम्स में क्या होता है, या किसी भी कंपटीशन की एग्जाम पे, मतलब कंपटीशन आई लाइक ये जस्ट लाइक एज कि ये एसएससी और ये सब नहीं, कुछ बड़े कंपटीशंस, तो F12 माइनस ऑफ F21, ये तो यहाँ पे प्रूफ हो गया, ठीक है भाई, बोर्ड का बच्चा है, एकेडमिक है, अपना कर लिया, कोई टेंशन नहीं। अब हमारे पास क्या है, एक सीन यहाँ पे बचता है कि आखिर ऐसा क्यों। तो यहाँ पर ये वाला जो टर्म आया था, यानी F21 की जो वैल्यू आई थी, वो दोनों चार्जेस क्या थे हमारे, पॉजिटिव थे। Q1 Q2 ये दोनों क्या होगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज, यानी लाइक चार्ज के लिए था, बात क्लियर है। अब उसके बाद हमारे पास अनलाइक चार्ज, अब देखिए ये लाइक चार्ज के लिए था, इसीलिए 2-1 हम लोग पुट कर दिए कि ठीक है भैया लाइक चार्ज है, अट्रैक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम लोग F12 प्रूफ करेंगे इसके लिए, तो यहाँ पर याद रखिए जब दोनों लाइक चार्ज होंगे तो Q1 मैं स्टेप लिख दूं क्या, Q1 if both are like charges, Q1 Q2 is greater than 0 if both are positive, Q1 and Q2 is unlike charge when less than 0। बात क्लियर हुई। लाइक चार्ज होगा, रिपल्सन होगा, यहाँ आप साफ साफ देख रहे हैं कि रिपल्सन हो रहा है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, फोर्स इधर फोर्स उधर, रिपल्सन हो रहा है दोनों के बीच में। लेकिन यदि ये 0 से वैल्यू इसकी कम होगी तो ये दोनों क्या होंगे, अनलाइक चार्ज होंगे, यानी एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, आइदर इज पॉजिटिव एंड और इज नेगेटिव, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन के टर्म में क्या होता है ना कि दोनों फोर्स एक ही साइड से हो जाते हैं। बाय अट्रैक्शन जाहिर सी बात है कि ऐसे ही होगा ना, अट्रैक्शन रिपल्सन होगा तो ऐसे होगा, ठीक। F1 F2 F1 F2, क्लियर। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा एलोबरेट करने के लिए, इसकी इतनी ज़्यादा जरूरत है नहीं एकेडमिक के लिए। लेकिन यदि आपको मान लीजिए कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट बता सकते हैं कि लाइक चार्ज के लिए दोनों रिपल्सन में होंगे, और लाइक चार्ज के केस में 0 से बड़ी होती है वैल्यू, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, और अनलाइक के केस में इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो 0 से कम होता है, तब जब वो नेगेटिव में आ जाता है। बात क्लियर है। तो मुझे नहीं लगता अब ये ऐसा है कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का ये पूरा, ये हम लोग को मेन फार्मूला यही था, मेन फार्मूला ये हम लोगों ने पुट कर दिया है। तो ये कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म था, ठीक है। इसको मैं रेस कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आप अच्छा सॉरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा, ठीक है। मैं अब मिटा दे रहा हूँ, इतना बहुत होता है यार, 2 सेकंड लगता है स्क्रीनशॉट लेने में। अभी सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग वीडियोस हैं तो ठीक है, अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू है, तो हो जाएगा ये सभी सही, ठीक ठीक ठीक। गर्मी में पढ़ा रहे हैं नहीं, क्योंकि फ़ैन नहीं है, फ़ैन एक्चुअली लगी हुई है लेकिन पता नहीं चलती नहीं है, इसको बनवाना पड़ेगा ना। अब देखिए, अब हमारे पास एक बहुत ही कॉमन सी टॉपिक है, लेकिन जो मैं अभी पढ़ाऊंगा इसका आपके इस चैप्टर में कोई यूज़ नहीं है ना, इसको अलग से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन इन 3 फार्मूला पढ़ाऊंगा, तीनों फार्मूला का यूज़ आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में होगा, गॉस लॉ में होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ याद रखिएगा। क्या पढ़ेंगे हम लोग, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा एस। एस क्या है, एस आपका कोई भी सरफेस है, सरफेस कैसा भी हो सकता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल शेप, ये शेप,
सर्कुलर, एनी टाइप ऑफ सरफेस, उसमें हम लोग को सरफेस चार्ज डेंसिटी ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। सेकंड है हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसके लिए हम लोग लैम्डा का यूज करते हैं, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल। एल इज द लेंथ। थर्ड, लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या होता है कि ये एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सारे चार्जेस एक लाइन, एक सिंगल लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। थर्ड हमारा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो। ठीक, रो डेंसिटी का सिंबल होता है, रो इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा वी, क्योंकि डेंसिटी वॉल्यूम के थ्रू दी जाती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसीलिए डेल्टा वी। ठीक है, अब यूनिट, इसकी ना यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यूनिट भी आपको मेंशन करना होता है फॉर्मूले के बीच में। तो डेल्टा क्यू क्या होगा, कुलम अपॉन में सरफेस का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, कुलम अपॉन में मीटर, कुलम अपॉन में मीटर क्यूब। इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अलग अलग है, सरफेस के लिए अलग होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है, एक लेंथ में होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसी वॉल्यूम होता है। जैसे मान लीजिए ये स्फीयर दे दिया, बोला इसके अंदर सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो डिपेंड करेगा इसके वॉल्यूम पे। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो उस समय में हम लोग इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, आई थिंक सो। ठीक है, आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। मैं देखता हूँ कि कैमरे में वीडियो आ भी रहा है कि नहीं। मुझे लगता है ब्राइटनेस वाली प्रॉब्लम है क्या, वैसे इतना नहीं चमक रहा होगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। और देखिए, अब हमारे पास एक टॉपिक है बढ़िया सा, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, मैंने कह दिया है कि कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। ठीक है, आप चाहे तो एनसीईआरटी फाइंड कर लेना, एसएलओ फाइंड कर लेना, कोई भी एक सिंगल टॉपिक में छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, क्योंकि छोड़ने का मतलब ये है ना कि ये बच्चा परेशान होता है, फिर मैं तो पढ़ा दूंगा, फिर तुम लोग परेशान होगे यार ये टॉपिक नहीं, ये टॉपिक नहीं। एक वीडियो देखने के बाद ना बड़ा ही कंफ्यूजन सा हो जाता है। और इधर उधर भी नहीं करूंगा कि मतलब जैसे मैग्नेटोस्टैटिक का यहाँ पे लागू उठा के, ऐसा कुछ नहीं। पहले पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन बाय लाइन खत्म होगा। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, देख लेना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दिया ना, उसमें स्पेलिंग देख लेना, मिला देना। तुम लोग तेज हो भाई, तुम लोग क्या करोगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है एफ एम, कूलम्ब्स फोर्स फॉर मीडियम, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ओके, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। बहुत सारे हमारे होनहार बालक ये समझ रहे होंगे कि ये एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं लिखे, नॉट क्यों नहीं लिखे, तो ठीक है, M है इसीलिए नहीं लिखा गया। क्लियर है, M लिख दो, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, M लिख दो। उसके बाद F नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। क्लियर, अब रेशियो निकालते हैं F नॉट अपॉन में F एम का। F नॉट की वैल्यू जानते हैं, यहाँ पे सब दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। मैं सारा लिखूंगा, वैसे लिख भी दे रहा हूँ। चलिए, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे समझदार ना, होल अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन m। ठीक है, ये होल अपॉन में होगा, तो होल अपॉन में जाएगा तो ऐसे ये तिरछा हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन m अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों को, यानी कि इसको सुंदर से यहाँ लिख देते हैं, एप्सिलॉन m एप्सिलॉन नॉट, कुछ तो नाम दोगे ना, तो एप्सिलॉन r, इसी को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखो,
रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव से रिलेशन, मतलब आपके रिलेटिव्स याद होंगे, किसके रिलेटिव्स हैं, परमिटिविटी के। परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन एम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी इन दोनों का रेशियो होता है। बात क्लियर होगी? तो यहाँ तक ये क्लियर है। अब इसके बाद हमारे पास इसमें और भी वीडियोज़ हैं, तो मैं नेक्स्ट डे बनाऊंगा। देखो ऐसा है कि 2-3 वीडियो में ना एक एक छोटा छोटा चैप्टर हम लोग खत्म करते जाएंगे। ज़्यादा एक बार में 2 घंटे 3 घंटे का बना दूंगा तो फिर तुम लोग खुद भी बोर हो जाओगे। थोड़ा थोड़ा वीडियो आता रहेगा तो ज़्यादा इशू होगा। देखो पसीने पसीने आ रहा है, तो मैं फ़ैन जल्दी बनवा दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा आप लोग। और मुझे लगता है कि यहाँ तक, उसके बाद हमारे पास हाँ का वो बचा हुआ है फोर्स, ठीक है। यानी हमारे पास ये कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स, ये सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये वाला फोर्स का टर्म बचा हुआ है, जिसमें हम लोग क्या देखना है मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि एफ ओ तो ओरिजिन से लेंगे, फिर F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 Fn, यानी देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फोर्स इज इन द एड फॉर्म। इस पूरे को हम लोग समेशन फॉर्म में ले लेंगे, i इक्वल टू 1 से लेके i इक्वल टू n तक, फिर यहाँ पे f का फॉर्मूला लिखेंगे। तो ये चीज़ें अभी नहीं, ये तो बस ऐसे ही था, मिटा देना जल्दी से, तो ये भी नोट कर लोगे तुम लोग, ठीक है। तो अभी नहीं, इसको हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में क्या करेंगे, इसको और भी एक टॉपिक और बचा होगा, ये दोनों टॉपिक को मेंशन करेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद ये छोटा सा एक पार्ट खत्म होगा, इसके बाद स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टाइप, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल का एक दिन रखेंगे, न्यूमेरिकल की एक अलग वीडियो रखेंगे जिसमें हम लोग हर एक टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। ये है मेरा अपना, मतलब ये मेरी स्ट्रैटेजी है, तो वो तुम लोग उसमें रहोगे मुझे पता है, क्योंकि वही एक तरीका ही है, नहीं रहोगे तो फिर अपना नुकसान होगा। बात समझ में आई? ठीक है। तो तब तक के लिए मैं इसको मिटा दूंगा बाद में, और तब तक के लिए अब ऐसा है कि देखो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ये सब तो वालों सब बोलते हैं, लेकिन तुम लोग इच्छा करो तो कर दो, और सब्सक्राइब भी कर दो। बाकी शेयर करने से क्या होगा ना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, ये नहीं कि अकेले अकेले पढ़ के हीरो बन रहा है, शेयर कर देना जिसको भी ज़रूरत होगा, ये वो बात समझ आया। तो ठीक है, एट लास्ट विज्ञान कुंज में आपका स्वागत है, और आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये बेल आइकन दबा दें। तो ये 2-3 बातें ये सब कॉमन रहेंगी, हमेशा हर वीडियो के बाद बोलूँगा, ठीक। तब तक के लिए बाय।